फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में इतिहास का भाग। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 7वें चैप्टर की ओर। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये SCERT की बुक्स हैं जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और जितने भी प्रीवियस ईयर के चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आगे बढ़ लेते हैं। लर्नर्स, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर। अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू द ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट एंड आंसर राइटिंग सेशन एंड लास्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। इसके साथ साथ जो एजुकेटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज भी आपको प्राप्त होती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 22 नवंबर को एक अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप होने जा रही है, जिसमें आपको EVS, हिंदी, CDP और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें अगर आप क्लियर करते हैं और आपकी कोई रैंक आती है तो आपको मिलेगा अमेज़ॉन वाउचर, जो कि अनअकैडमी की तरफ से होगा। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 5,000 तक का अमेज़ॉन वाउचर दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 2nd से 5th तक कोई भी आती है तो आपको 1,000 का अमेज़ॉन वाउचर दिया जाएगा। अगर आपकी 6 से 10 तक कोई भी रैंक आती है तो आपको अमेज़ॉन वाउचर मिलेगा 500 रुपये का। तो ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल रही हैं और इस टेस्ट के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं और अगर कोई रैंक आती है तो आप गिफ्ट भी पा सकते हैं। अगर कोई रैंक क्लैश भी होती है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला गया है, तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग प्राइज़ मिल जाएगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप, जो कि 22 नवंबर को होगी। डेट आप याद रखें, रिमाइंडर सेट कर लें, और शाम को 6 बजे होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। साथ ही आप अनअकैडमी का प्लस जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्लस फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स या 12 मंथ का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ जो कोर्स है वो 1200 का है, 3 मंथ्स का 3000, 6 मंथ 4800 और 12 मंथ्स का जो कोर्स है 58% डिस्काउंट के साथ 6000 का आपको पड़ता है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप रेफरल कोड में मेरा नाम लिखते हैं प्रतीक्षा, तो आपको इस कोर्स पर 10% का डिस्काउंट और मिल जाता है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। तो हम 7 चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो पहली बात कि अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। आपने सिक्कों को ध्यान से देखा होगा, इसके एक और पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिए गए हैं। तो बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अब इस पैराग्राफ में से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जो कौटिल्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त को कौन सा खेल खेलते हुए देखा? किस शासक को पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की?
कब की, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पैराग्राफ में से मिल जाएंगी। इसके बाद यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो ये मेगास्थनीज नामक जो राजदूत है वो किस के दरबार में आया, तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। और किसके द्वारा भेजा गया, तो आंसर क्या होगा, सेल्यूकस के। और इसकी एक पुस्तक भी थी मेगास्थनीज की, इंडिका। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिका में आपको किस वंश की झलक देखने को मिलती है, तो मौर्य वंश की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सैंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और किसके द्वारा ये कहा गया, तो यूनानी लेखकों के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर क्षेत्रों का विभाजन है, जो साम्राज्य है वो प्रांतों में बटे होते हैं। प्रांत जो हैं वो जनपद में, और जनपद जो हैं वो नगर और गांव में बटे होते हैं। ऐसे ही साम्राज्य का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो राजा होता है और मंत्री परिषद होते हैं। फिर प्रांत में राज्यपाल, जनपद में स्थानिक और गांव में ग्रामिक होता है। तो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं जो कि बताए गए हैं। इसके बाद लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का जो ढांचा है वो आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन किन बारे में लिखा है? जैसे इसकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, बरगद के बारे में कहा है। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, यानी कि गन्ने के बारे में कहा है। ऊन पेड़ों से उगती है, यानी कि कपास के बारे में बताया है। और पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, जैसे तोता, के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही पता चलती हैं, और उस समय का जो साम्राज्य था, शासनकाल था, किस तरह का था, लोग कैसे रहते थे, काफ़ी सारी जो जानकारी है वो इंडिका से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद उनका जो बेटा था बिंदुसार, वो मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक जो था वो मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कलिंग की विजय। अशोक की जो आखिरी लड़ाई थी वो कलिंग ही थी। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, तो हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है, ऐसा अशोक का कहना था। अशोक ने जो है कलिंग पर विजय भी प्राप्त की, लेकिन युद्ध के भयानक दृश्यों और परिणाम को देखकर सुनकर अशोक क्या हो उठे, बेचैन हो उठे, और उन्होंने मन की शांति ढूंढने की कोशिश की। शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। तो जो अशोक थे उन्होंने अपने आखिरी समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये भी आप ध्यान रखें। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किस युद्ध के बाद हुई? कलिंग के युद्ध के बाद। उन्होंने स्तंभ बनवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खम्भों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। उन्होंने शिलालेख और गुफाओं पर भी अपने संदेश खुदवाए। जो अशोक का धम्म है, जो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करते थे। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खम्भे भी गड़वाए। इन खम्भों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उनकी बातों पर ध्यान दें। जो उस समय की बोलचाल भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, इसलिए ज़्यादातर जो भी चीज़ें लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई? वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई। चट्टानों व खम्भों पर खुदे उनके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें।
इसके बाद अशोक के संदेश यहाँ पर कई जगह जगह दिए गए। सांची का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा ही बनवाया गया। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति, अहिंसा का संदेश देने और उनकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। यहाँ पर अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगति भी कहा जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई है और ये चारों ही बौद्ध संगतियाँ किस किस के समय में हुई हैं ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई है। चारों ही बौद्ध संगतियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत भी उसी ने करवाई। इसके बाद आप लाल पॉइंट्स देखेंगे जो लाल रंग में लिखे हुए हैं। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा जो राज चिन्ह है, इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार दिखाया हुआ है। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य का पतन भी हुआ। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब योग्य शासक हो, और जैसे जैसे उत्तराधिकारी आए, अयोग्य उत्तराधिकारी आए, धीरे धीरे जो शक्ति है वो भी कमज़ोर होती गई। इसके बाद उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, वे अंतिम मौर्य सम्राट, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और इसके बाद हुई शुंग वंश की स्थापना। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य और थे, चोल जिसे कारोमंडल तट, चेर जिसे केरल और पांड्य दक्षिण छोर थे। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी आपको तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। तो चोर, चेर और पांड्य 3 राज्य थे और ये मौर्य साम्राज्य के समकालीन थे, जो कि दक्षिण में थे। मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। फिर इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।